जिहाद अलग होता है, ब्रेन वॉश अलग होता है। तो ये जस्ट ब्रेन वॉश की हुई लड़की है कि वो पीएचडी की हुई तो है नहीं कि उसने ऐसा बोल दिया। अरे उसको कुछ पता ही नहीं है क्या बोल रही है, उसको खुद ही नहीं मालूम है। 10 फिल्में मैंने न्यू कमर को लेकर बनाई, उसके बारे में कभी किसी ने सल्यूट क्यों नहीं किया मेरे। और जिस तरह उसने अपने माँ बाप के ऊपर भी बहुत सारे गंदे आरोप लगाए, तो ये वो नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है उसके पीछे जो जिहादी बैठा हुआ है, जो उसको सिखाया जा रहा है, वो जिहादी बोल रहा है। वो ये सब स्क्रिप्टेड है, और इतनी गंदी स्क्रिप्ट वही लिख सकता है जिसको गंदी तालीम मिलती है। गजवाए हिंद की तरफ जो लेके जा रहे हैं देश को, उन्हें बेनकाब करना, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और मानवाधिकार आयोग ने भी कहा है कि इसके पीछे विदेशी षड्यंत्र है, इस पे उसकी भी जांच की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। कुंभ से वायरल हुई गर्ल मोनालिसा जो पूरे देश भर में फेमस होती है, और मोनालिसा पेंटिंग के बाद अगर तारीफ होती है तो मोनालिसा की आंखों की होती है, जिससे इंप्रेस होकर बॉलीवुड के डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी अपनी फिल्म मणिपुर डायरी में उसे कास्ट करते हैं। कास्ट ही नहीं करते हैं, उन्हें एक्टिंग के काखा भी सिखाते हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से वीडियोस वायरल आए, मोनालिसा की शादी हुई और सनोज मिश्रा जी पे तमाम तरह का आरोप लगाए, वह चर्चा का विषय बन गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी, से हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके का आरोप लग रहा है? देखिए, मुझ पे आरोप जो लग रहा है, उसके पहले पीछे की कहानी तो आप समझ लीजिए। जो ये लव जिहाद की घटना हुई जिस तरह से, और जिस तरह से हमारी जो फिल्म थी द डायरी ऑफ मणिपुर, जिसको रोकने के लिए जो साजिश की गई, और मैंने इस लव जिहाद के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन बनाया, राष्ट्रवादी लोगों को जोड़ा, माँ को जोड़ा अपने साथ मैंने। और आज ये मुद्दा इतना बड़ा जो बनाना है, इसके पीछे हम लोगों की बहुत सारी मेहनत रही है। इस मेहनत को ख़त्म करने के लिए इस तरह के फर्जी एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए गए, ताकि इस आवाज़ को दबा दिया जाए, और जो एक अच्छा माहौल बन रहा है, सनातनी सारे एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं, उसके बजाय एक अलग बहस की, एक अलग तरह की बहस शुरू हो जाए कि मतलब इसने छेड़ दिया और इसने मतलब लड़की को गलत तरीके से बात करता था। तो आप ये भी देख रहे होंगे कि जिस तरह से उस लड़की ने अपने बयान बदले 10 दिन के अंदर ही, और जिस तरह उसने अपने माँ बाप के ऊपर भी बहुत सारे गंदे आरोप लगाए, तो ये वो नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है उसके पीछे जो जिहादी बैठा हुआ है, जो उसको सिखाया जा रहा है, वो जिहादी बोल रहा है। ये उसकी शब्द नहीं है, और ना ही इनके जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके पीछे कोई तथ्य। और देश दुनिया ये देख रही है कि जब से मैंने इस लव जिहाद के खिलाफ बोलना शुरू किया, और उसके बाद ही इसने ऐसा क्यों किया, पहले तो क्यों नहीं किया। और इसके पहले 10-15 दिन के पहले जो वीडियोस देखी, अभी चाहे प्रयागराज मैंने अपने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया, वहाँ पर भी बड़ी सज्जनता से सारी बातचीत हुई। घर पे भी गया, वहाँ भी उसके पहले भी उसने अपने गॉड फादर ही मुझे बताया हमेशा, फादर जैसे ही बताया हमेशा। और ये अभी जो अचानक जो चीज़ें हुई हैं, जो इस तरह से लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया गया है, तो इस तरह से आरोप लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायरल गर्ल ने बोला है कि सनोज मिश्रा कोई अच्छा आदमी नहीं है, सनोज मिश्रा मुझे गलत तरीका से छूते, जो उनका वर्ड है मैं उससे कोट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गलत तरीके से छूते थे, वो कहते थे अभी तुम्हारी पहली बार है, पहली फिल्म है इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। तो इसमें कितनी सच्चाई? ये सब स्क्रिप्टेड है, और इतनी गंदी स्क्रिप्ट वही लिख सकता है जिसको गंदी तालीम मिलती है। गंदी तालीम किसको मिलती है? जिहादियों को। वही लोग ऐसी गंदी स्क्रिप्ट लिखते हैं। हमने तो बहन या बेटी अगर किसी को बोल दिया तो जीवन भर उसको 7 जन्म तक उस तरह से निभाने वाले लोगों में। वो जब बंदा जो था बागपत का फरहान जो भी है, वो जब साधु बनकर जाता है उज्जैन में और उसको बहन बोलता है और बहन बोलकर उसको भगा के लेके चला जाता है, वो अगर मेरे बारे में इस तरह से आरोप लगाएगा तो लगाने वाले की गलती है, सुनने वाले की भाई मुझे तो नहीं पता है। लेकिन लगा कौन रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। लगा वो रहा है जिसने बहन करके इस लड़की को, मासूम लड़की को बहका कर लेके चला गया, और सनातन के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग उसने लगाने की पूरी तरह से कोशिश की। लेकिन अब ईश्वर साथ में है, महादेव साथ में है, माँ मेरे साथ है, और हम ज़रूर इस चीज़ों को बेनकाब करेंगे। और आने वाले समय में आप देख रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है, न्याय व्यवस्था अपना काम कर रही है। और अगर इस तरह के आरोपों में कोई अगर जरा सा भी तथ्य होता तो समझ में भी आती बात। 5-5, 8-8 आदमी उनका घर का हमेशा, 400 लोगों की यूनिट हमारे साथ हमेशा, और वो परिवार जो कभी भी 1 सेकंड के लिए अपनी बेटी को अलग नहीं कर सकता हो, वहाँ पर इस तरह के आरोप लगाना बहुत घटिया तो हुई है। वो तो तालीम की बात मैंने जैसे बताई है। दूसरी बात है कि जो सफाई मैंने बात सफाई देना नहीं, और जो मुझे सफाई देनी थी उनके घर वालों ने दे दिया। आपने उनके वीडियोस देखे, उनके परिवार के, खानदान के, गांव के, पूरे समाज के वीडियो आपने देखे, और ये बता दिया उन्होंने साफ साफ कि आखिर मसला है क्या। तो मुझे नहीं लगता मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा पैनिक होने की, या मेरा जो काम है इस वक्त, मेरा जो मुद्दा है वो मुद्दा है एक बहुत बड़ा जो हमारे साथ, हमारे देश में जो संगठन जो काम कर रहे हैं, गजवाए हिंद की तरफ जो लेके जा रहे हैं देश को, उन्हें बेनकाब करना।
मैं उस पर काम कर रहा हूँ और उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे गंदे आरोप लगेंगे, हमें डैमेज करने के लिए, जान से मारने की धमकियाँ फमकियाँ, ये तो चल ही रहा है मामला सब, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बशर्ते मुझे खुशी इस बात की हो रही कि जो बात मैं 15 दिन महीने भर पहले बोलता था, लोग उसको बोलते थे कि अरे पब्लिसिटी के लिए बोल रहा होगा, इसको कोई तकलीफ हो रही होगी इसलिए बोल रहा होगा। लेकिन अब जब जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और सामने पाया जा रहा है कि नाबालिग है, और आज नहीं तो कल ये भी सामने हो जाएगा मामला, क्योंकि मानवाधिकार आयोग ने भी कहा है कि इसके पीछे विदेशी षड्यंत्र है, इस पर उसकी भी जांच की जाए, पीएफआई के मुद्दे की भी जांच की जाए, पीएफआई का कितना इन्वॉल्वमेंट है और वहाँ की सरकार किस तरह से आउट ऑफ वे जाकर इस तरह सपोर्ट कर रही है लव जिहाद को। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं इसमें कोई सफाई दूं या बोलूं अपनी तरफ से तो गलत बात है। जो मैं जो बोला हूँ वो अक्षरशः सत्य है और आज नहीं तो कल सामने आना ही आना है। जिस तरीके से मोनालिसा मध्य प्रदेश की रहने वाली है, फरहान उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और शादी होती है केरला में जाकर के, शादी मंदिर में की जाती है ताकि शादी के रजिस्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि आमतौर पे जो इंटर रिलीजन मैरिज होती है, इंटरफेथ मैरिज होती है, उसमें 1 महीने का नोटिस होता है। इस तरीके का कोई नोटिस नहीं है और मंदिर में शादी कर ली गई, तो क्या फरहान भी हिंदू बन गया? नहीं, वो कहाँ, वो तो हिंदू बन भी जाएगा थोड़ी देर, बहुत देर के लिए, तो खाली जिहाद को पूरा करने के लिए ये सब प्लान है उसका। इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है वो पहले समझने की कोशिश कीजिए। बागपत पंचर, उज्जैन लड़की, झूठी फिल्म, झूठे सपने, गरीब आदमी, आप समझ रहे हैं, और वो गरीब आदमी ले जाकर 5 स्टार होटल्स, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े होटल्स, सुरक्षा और वहाँ की सरकार का संरक्षण, ये क्या कहता है? ये सारी चीज़ें क्या कहती हैं? अगर एक कोई गरीब आदमी होता, अगर मान लो कोई गरीब जिहादी भी होता अगर यहाँ बागपत का, तो यहीं तक सीमित रह जाता बेचारा। वो तो बागपत से दिल्ली आने में भी उसको 100 बार सोचना पड़ता है। बहुत बड़ा संगठन इसमें संगठन है और उस संगठन का खुलासा होगा, जल्दी खुलासा होगा। वो तब होगा जब ये रेला जाएगा ना, इसको रिलाई होगी जिहादी की, तो सब बताएगा पीछे क्या क्या है। इसीलिए घबरा गया है और इसीलिए बहुत सारे आरोप मेरे ऊपर निराधार लगवा रहा है, ताकि जांच की दिशा को बदल दिया जाए और एक अलग मुद्दा छेड़ दिया जाए। किसी के चरित्र हनन तो सबसे आसान चीज़ होती है, किसी के चरित्र पर उंगली उठा देना। और भारत देश का कानून भी इस तरह का है कि बहुत सारे झूठे आरोपों पर भी आदमी को पनिशमेंट मिल जाता है। तो ये कानून का दुरुपयोग हो, मेरे साथ भी हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं पहले उनको बेनकाब कर दूँ। मेरा जो लक्ष्य यही है कि मैं अपने लक्ष्य को पालूँ। सनातन धर्म पर जो दाग लगाया है उसने, उसको मैं एक बार मिटा दूं या मैं उसको एक्सपोज कर दूं, फिर मुझे कुछ भी होता तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप कह रहे नाबालिग है और एक संस्था भी सामने आई कि बताया जा रहा है कि मोनालिसा नाबालिग है, लेकिन जिस तरीके से आधार कार्ड को दिखाया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि मैं बालिग हूँ, 18 साल की हूँ, उसके बाद मैंने शादी किया। और हमारे देश में तो प्रेम की आज़ादी है, अगर कोई किसी से प्रेम करके शादी करे तो इसमें दिक्कत कहाँ है? शायद आपकी जानकारी नहीं होगी कि जो कागजात पहले दिखाए गए थे, आधार से लेकर वोटर आईडी या पासपोर्ट जो भी, वो सारे फर्जी साबित हो चुके हैं। तो आप तो ये पहली जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। और ये मैंने नहीं साबित किया है, मैं तो बोल रहा था कि फर्जी हैं, ये एजेंसियों ने साबित किया है। पुलिस ने जांच के दौरान उसको फर्जी पाया है। और जो अभी जो निकल करके आया है, जो ओरिजिनल उसका जो बर्थ डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से 16 साल या 17 साल ऐसे की है वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना कि वो बालिग है, अपने से निर्णय ले सकती है, तो सवाल खत्म हो जाता है। वो नाबालिग है और उसको इस तरह का निर्णय लेने का अधिकार न संविधान देता है, ना देश और ना समाज हमारा। तो ये सवाल तो खत्म हो जाता है, क्योंकि एजेंसियों ने साबित कर दिया है कि वो नाबालिग है आज की तारीख में, और इसी को लेकर के उसके ऊपर केस भी दर्ज हुए और इस पर आगे कानूनी कार्रवाई हो रही है। और जिस तरह से हम लोगों ने एक आवाज़ छोटी सी उठाई थी और वो पूरा विकराल रूप लेकर के आज इस तरह से देश में एक अच्छा मुद्दा बन चुका है और जांच एजेंसियों के जरिए पता चल चुका है कि वो नाबालिग है। तो उसको डिसीजन लेने का ऐसा अधिकार नहीं है क्योंकि लव कर लिया हमने तो हम चले जाएं, 18 साल लव कर लिया चले जाएं। अरे मैं कह रहा हूँ 18 साल 50 साल क्यों हो जाए? माँ बाप का भी तो कुछ फर्ज बनता है, माँ बाप के भी तो कोई रिश्ते होते हैं, खाली एक ही रिश्ता नहीं होता है। उस तरह का माँ बाप का भी रिश्ता होता है, माँ बाप जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। मैं तो कभी अपने माँ बाप से अलग होने के लिए सोच भी नहीं सकता, चाहे इस तरह की दुनिया के भर का सुख क्यों ना मुझे मिल जाए। तो वो रिश्ते अलग होते हैं और जिहाद अलग होता है, ब्रेन वॉश अलग होता है। तो ये जस्ट ब्रेन वॉश की हुई लड़की है। उसकी बातों में आकर उसके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस सोचना कि वो PhD की हुई तो है नहीं कि उसने ऐसा बोल दिया। अरे उसको कुछ पता ही नहीं है क्या बोल रही है, उसको खुद ही नहीं मालूम है। तो आपको सिखाया जा रहा है। आप खुद देख लो, 10 दिन पहले खाली 2 ही शब्द आते थे, हाँ मुझे आके अच्छा लगा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे। इसके अलावा कुछ बोल पाती थी क्या? और वहाँ क्या बोल रही है, ये किया वो किया गया, माँ बाप ने कैसे, मैंने उन माँ बाप के बच्चों को इन्होंने पाल दिया। कितनी दिन आपने ट्रेनिंग दी? मैंने तो 1 साल, अभी तो 1.5 साल हो गया मुझे करीब। ट्रेनिंग देते, एक्टिंग के साथ साथ पढ़ाई भी करवा रहे? पढ़ाई भी करा, हिंदी पढ़ना भी आ गया, उसको लिखना भी आ गया, तभी तो स्क्रिप्ट पढ़ती ना।
फिल्म की। आप अभी इस मुद्दे पे जैसे वायरल है, कई लोगों ने आपसे भी नाराजगी जताई कि ऐसे लाखों एक्टर एक्ट्रेस है जो पूरे जीवन खपा देते हैं कि मुझे एक किसी फिल्म में काम मिले, कोई ढंग का रोल मिले, थिएटर करते रहते हैं, एक्टिंग आती रहती है, परिवार सही से नहीं चलता, फिर भी जुनून होता है। लेकिन सनोज मिश्रा जी उनमें से लोगों को नहीं चुन के जस्ट एक फेमस हो गई लड़की इसलिए उठा के फिल्म बनाने लगी। सुनिए, इसका बहुत सटीक जवाब मैं देना चाह रहा हूँ उन लोगों को जिस तरह की घटिया जो सोच रखते हैं। पहली बात तो मेरी 17 फिल्में अभी तक, ठीक है ना, और इन फिल्मों में मैंने बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया है। ओमपुरी साहब, संजय मिश्रा, राजपाल यादव, रवि किशन, मुकेश तिवारी, आर्य बब्बर, तो ये सब बड़े नाम हैं। इन नामों के सामने ऐसा कोई इस तरह के वायरल होने का तो कोई आसपास है नहीं ना। इनके साथ मैंने काम किया। 17 फिल्मों में 5 फिल्में सिर्फ ऐसी हैं जिनमें मैंने बड़े एक्टर के साथ काम किया है, और बाकी जितनी फिल्में हैं उसमें सारे न्यू कमर हैं। तो न्यू कमर को कहाँ से तकलीफ हो गई भाई? एक फिल्म में मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट अपना रिस्क लेके, मैंने जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं इनसे मैंने थोड़े ना कुछ मांगा है, कर्ज मैंने लिया, लोन मैंने लिया। अगर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई एक गरीब लड़की को मैं आगे बढ़ा दूं तो समाज में अच्छा मैसेज जाए, तो इसमें पेट में दर्द क्यों नहीं होता लोगों को? क्यों हो रहा है दर्द? जो 10 फिल्में मैंने न्यू कमर को लेकर बनाई उसके बारे में कभी किसी ने सैल्यूट क्यों नहीं किया मेरे कि भाई इन्होंने अच्छा किया है? 10 फिल्में इन्होंने बनाई है न्यू कमर को लेकर और सब पैसा डुबा के बैठा हुआ आदमी, उस पर भी तो बोलना चाहिए। एक फिल्म में मैंने किसी लड़की को ले लिया तो एक घटिया लोग जो वहां धक्के खा रहे हैं इधर उधर, ये एक्चुअल में किसी लायक है नहीं। क्योंकि ये लोग जिस तरह से सवाल उठाते हैं उससे उनकी मेंटलिटी का पता चलता है। इन्होंने बगैर सोचे समझे बोल दिया कि एक्टर घूम रहे हैं उनको नहीं लिया, इसको ले लिया। अरे लिया तो मैंने 10 फिल्मों में, अब कितना ले लूं बताओ? एक अगर मैंने किसी अपनी स्वेच्छा से एक एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने के लिए इसमें अपने हाथ जला के बैठा हूं तो उसके बारे में इस तरह से घटिया बोलने की जरूरत नहीं किसी को। और ना मैं इसी तरह क्या किसी का कोई ज्ञान लेता हूं। मैंने अपना प्रूफ किया, काम किया है, और मैंने अगर ये डिसीजन लिया था उस वक्त मेरे हिसाब से डिसीजन परफेक्ट था। आज की तारीख में मुझे लगता है कि मैंने गलत किया, तो इसके लिए मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ और उसकी सजा भी भोग रहा हूँ मैं। इसमें कोई फील होता है मोनालिसा फील होता है, हाँ ऑफ कोर्स फील होता है। मुझे अब लगता है कि जो आदमी डिजर्व करता है, जो धक्का खाता है, जो मेहनत करता है, उसको ही काम मिलना चाहिए, वही डिजर्व करता है। लेकिन उस वक्त की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में अलग है, फर्क है। और जो लोग बोलते हैं कि नए को क्यों नहीं लिया, तो 10-12 फिल्में हैं मेरी, उसमें सब नए ही तो हैं। अभी भी मेरी पिछली फिल्म आई थी बंगाल डायरी, उसमें सारे नए एक्टर हैं। फिल्म में मैंने कोई एक्सपेरिमेंट गलती से अगर मान लो ले लिया, हालांकि उस वक्त मुझे नहीं लगा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, आज लग रहा है कि वो गलती थी। लेकिन अगर मैंने वो ये इस तरह का कोई स्टेप लिया था तो इतनी बड़ी बात तो नहीं कि लोग बोले अरे इसको ले लिया हमें नहीं लिया, उसको ले लिया हमें नहीं लिया। तुम्हारे से 10 लोगों को, और 10 फिल्मों में सैकड़ों लोग कलाकार ऐसे आए हैं जो कभी भी कैमरा नहीं देखे थे, तो इस के बारे में भी तो बोलना चाहिए ना। तो अभी जो फिल्म है मणिपुर डायरी, इसका करंट स्टेटस क्या है? देखिए, करंट स्टेटस मणिपुर डायरी का भविष्य जो है ना वो बहुत ही डामाडोल है। बिकॉज ऑफ जो हमारी सनातन की जो हमारी ऑडियंस थी वो तो सारी खिलाफ हो चुकी है। दूसरी बात है कि अब इस फिल्म को कोई थिएटर में लगाना नहीं चाहता, और लगाना भी अगर चाहेंगे तो लोग थिएटर जलाएंगे, विरोध करेंगे। तो नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर जो थे उन्होंने इससे हाथ खींच लिया पीछे। तो और दूसरी बात है कि मैं भी पहला शायद ऐसा फिल्म मेकर हूँ जो 1.5 साल की तपस्या, करोड़ों रुपए का खर्च और इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फिल्म ना चले, क्योंकि अगर फिल्म चलेगी तो इसका फ़ायदा उस जिहादी को मिलेगा। तो ये बड़ी अजीब सी मेरी उलझन है, बड़ा अजीब सा दर्द है, और मैं इस उलझन से ना निकल पा रहा हूँ, ना इन उलझनों का मेरे पास कोई सटीक जवाब है। मतलब कर्ज लेके पैसा लगाए, फिल्म बनाए, और अब खुद ही चाहती ना चले, दर्द। हाँ, ये अजीब तरह का दर्द है। ये शायद मैं पहला ऐसा इंसान हूँ, कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, बड़ा अजीब सा सवाल है। कहते हैं जो डायरेक्टर होते हैं उनकी नज़र होती है, परख लेते हैं लोगों को। अब फिर भी मैं एक बार फिर से पूछना चाहूँगा बैक डेज में जाके कि मोनालिसा में ऐसा क्या खास लगा? देखिए क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो हीरोइन जैसी तो थी नहीं, उसमें कुछ था ही नहीं, उसमें कुछ था ही नहीं, उसमें कुछ था ही नहीं, यही लोग सवाल करते हैं। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि हीरोइन का मतलब यही नहीं होता है कि लंबी चौड़ी 7 फीट, छरहरा बदन, 36, 52, 32, यही नहीं होता है। कलाकार एक सीमा होती है कि उसका एक ऑरा होता है। मेरी फिल्म में ज़रूरत थी एक ऐसी लड़की की जो बहुत गरीब हो, जिसके पास एक ही कपड़ा है, एक ही तरह का खाना खाती, साइकिल की पंचर हो जाती तो उसको महीनों भर तक ढोती है ऐसे ही। तो उस गरीब का जो एक पैरामीटर था, मुझे लगा ये लड़की उसमें बड़ी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, इसके ऊपर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने उसको इस किरदार में फिट पाया, तब मैंने लिया था। जो फिल्म थी मेरी, आप कभी फिल्म रिलीज होती तो आपको देखते लगता हाँ इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया था, क्योंकि वो अपनी किरदार के आसपास ही थी, वो उसको कहीं तो जाने नहीं था,
जो काम करती हुई इसी तरह का काम था उसका, भिखारन टाइप का काम था फिल्म में, तो उसके आसपास थी। अब इसमें थोड़ी हम ऐश्वर्या राय को भिखारन बना देंगे, आप बताइए मुझे। तो उल्टा ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता नहीं, एक्सपेंसिव की बात नहीं, वो करेक्टर भी नहीं फिट है भाई, आप कर ही नहीं कर सकते उसके साथ, कहाँ से करोगे, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे आप। तो इस सिनेमा बनाने वाले का अपना एक विजन होता है भाई, पहले देख समझ तो लो कि मैंने किया क्या है। और आपने ट्रेलर भी देखी, ट्रेलर में आपको बहुत सारी चीजें लगेंगी, हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, मैंने उस किरदार के आसपास ही रखा है उसको। और ट्रेलर देखने के बाद आपको बात पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि मैं कोई उसको ग्लैमर क्या कोई लेडी हेलना बनाने के लिए नहीं लाया था कि फादर आइंस्टीन की लड़की है, इंग्लैंड से आ रही है, या उसको एकदम इंग्लिश मैन दिखा रहा, नहीं, गरीब लड़की, खेत खलिहान, किसान, गांव, जमीन जायदाद, जानवर, इसी के आसपास की कहानी उसकी थी। आपने अभी एक खास बात कही थी जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में जिहादी और आपने मिशनरी की बात की थी, एक बात पूरा करेंगे, क्या है जिहादी और मिशनरी की साजिश क्या है? देखिए क्या है कि फिल्म हमारी धर्मांतरण पर आधारित है, जी। और हमें अभी दिखाई दे रहा है खाली कि जो जिहादी लोग हैं वो इसमें हमारे अगेंस्ट में आके खड़े हुए, है ना, हाँ, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा जो हाथ है वो मिशनरीज का है, एक्टर असिस्टेंट भी किया जा रहा है। ऑफ कोर्स। तो सर अभी आप जिस तरीके से खुल के अपनी बात रख रहे हैं, इससे समाज के ज्वलंत मुद्दा पे फिल्में बना रहे हैं, आपको भी किसी तरह की धमकियां threat वगैरह? देखिए धमकियाँ वमकियाँ तो हर आदमी बोलता है मुझे मिल गई, मुझे मिल गई, मैं तो ये बोलूंगा मुझे नहीं मिली, क्योंकि इतने ज्यादा मिलती है कि वो जो मेरे लिए ऑर्डिनरी हो गया, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता मुझे, हर दिन नहीं हर घंटे, डेली, मतलब मेरा भरा पड़ा हुआ है सोशल मीडिया, आप देखेंगे तो मैं उधर खोल के देखता भी नहीं, मुझे लगता है देखूंगा बिना वजह स्ट्रेस होगा, लेकिन घर परिवार वाले थोड़ा चिंता में रहते हैं, माँ मेरी चिंता में रहती है कि कहीं कुछ ऐसी हादसा ना हो जाए, लेकिन है मेरे साथ, देखिए सब लोग हैं और सनातनी लोग मेरे साथ खड़े हैं, ये सब साथ दे रहे हैं मुझे, और महादेव मेरे साथ है, माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार हमको बचा लो, हमको आओ जल्दी सुरक्षा दे दो, भैया मैं मेहनत कश आदमी हूँ, मैं रात दिन भागने वाला आदमी हूँ, मैं उन लाशों को कहाँ ढूंढूंगा जो हमको सरकार दे देगी, वो जो लाशें वो भी काम नहीं आती हैं। अभी देखो कमलेश को मार दिया गया, कमलेश तिवारी जी की हत्या हो गई, लाशें थी वहाँ पे पड़ी थी वर्दी पहन के, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वास्तविक जी की ऑलमोस्ट हत्या कर दी थी, हाँ नहीं, मान लो उनको सुरक्षा नहीं मिली तो अलग बात है, लेकिन कमलेश जी को तो सुरक्षा मिली हुई थी, तो मैं वो लाशें लेकर के नहीं चलना चाहता बिना वजह का, मैं अकेला ठीक हूँ। मुझे दोबारा ऑफर हुआ था कि आप सुरक्षा, लेकिन मैंने मना कर दिया, मैं ऐसे सुरक्षित हूँ। अभी जिस तरीके से आपके खिलाफ मामले आए हैं तो आपका काम भी काफी डिस्टर्ब हुआ है, आप इमोशनली भी काफी टूटे। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं जब से बचपन से, जब से मैं पैदा हुआ, पता नहीं जब से मैंने होश संभाला, जब से मैं सिर्फ सिनेमा को ही जिया हूँ, और आज वही सिनेमा मेरे हाथ से छूट रहा है। मैंने अपना पूरा बचपन मुंबई में सड़कों पे भागते भागते संघर्ष करते बिता दिया। अब जब कुछ थोड़ा मुझे करने का चांस आया था, समय आया था, तो आज एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया हूँ जहाँ पर सिनेमा मेरे हाथ से छूट रहा है, क्योंकि मुझे अब कोई आगे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। मैं काम करना चाह रहा हूँ और बहुत बड़ा काम करना चाह रहा हूँ और बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों पे काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए जो सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम मुझे अब अलाउ नहीं कर रहा है, बिकॉज अब बहुत सारा कर्ज है मेरे ऊपर। तो मैं उसको कैसे निपटाऊंगा, ये प्रश्न अभी जब सोचता हूँ तो रात में नींद नहीं आती है, और इसको भूलना इसलिए चाहता हूँ कि अभी मैं एक मिशन पे लगा हुआ हूँ। इस मिशन को मैं अगर पूरा कर ले जाता हूँ तब उसके बारे में सोचूंगा।